गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन वर्क एंड एनर्जी कर रहे थे। कल मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज वर्क, डेफिनेशन ऑफ वर्क बताया था मैंने, एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। ये बात मैंने आपको बताई थी कि वर्क की डेफिनेशन बताई थी कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, और मैंने आपको 1 जूल ऑफ वर्क की भी डेफिनेशन बताई थी। व्हेन वी कैन से दैट वर्क इज डन 1 जूल। विद एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन किया था, और टेक्निकल भी मैंने आपको उसका एस्पेक्ट बताया था कि साइंटिफिक रीजन क्या है, व्हाई द वर्क इज पॉजिटिव और व्हाई द वर्क इज नेगेटिव और व्हाई द वर्क इज जीरो। टेक्निकल एस्पेक्ट क्या था, इट डिपेंड्स ऑन दी मेजर फैक्टर क्या है। फार्मूला तो ये है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे W इज इक्वल टू F इंटू एस, W इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ये भी मैंने आपको बताया था कि W इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल, आप जैसे मान लो कुछ स्टूडेंट जो है कल जो नहीं थे, आज वो पूछेंगे कि सर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है। क्वेश्चन है ना, इट इज अ रीजनेबल क्वेश्चन कि सर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। देखिए जब भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन द टू सरफेसेस। कह सकते हैं हम एंगल बिटवीन द टू सरफेसेस। फॉर एग्जांपल माय पाम इज देयर एंड दिस डस्टर इज देयर। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन माय पाम एंड दिस डस्टर, आप कह सकते हैं कि सर 0 डिग्री, क्योंकि मेरी पाम जो है और ये जो डस्टर है दे आर इन द कांटेक्ट, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। कह सकते हैं। इज इट क्लियर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। नाउ स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि जो कॉस थीटा, साइन थीटा, दीज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ये जो है क्लास 10th में आप पढ़ते हैं, बट स्टिल एज इट इज यू आर इन द 9th स्टैंडर्ड, यू मस्ट नो कॉस थीटा क्या है। कि कॉस जैसे हम 0 डिग्री रखेंगे, थीटा की जगह 0 रख देंगे, और थीटा की जगह जैसे मान लो डिफरेंट एंगल हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, तब इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिए अभी क्या बात करते हैं यहाँ पे। सेम मैंने वुडन ब्लॉक बना दिया है, ये ग्राउंड है। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री। स्टूडेंट, इफ आई अप्लाई द फोर्स, if I'll apply the force from this side to that side, means when my force is in the forward direction, when my force is in the forward direction, that time the work is said to be positive work. जैसे डस्टर है, डस्टर पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, और फोर्स डस्टर का जो फेस है दैट साइड, डस्टर का फेस क्या है, उस तरफ है, और अगर मैं फोर्स लगाऊं यहां से, नाउ डस्टर इज मूविंग इन दैट साइड। इसका मतलब क्या है कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था डस्टर और मेरी पाम के बीच में 0 डिग्री एंगल बना था, और जो फोर्स लगा रहा था मैं, वो फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में थी। क्लियर। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट टाइम दैट वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव वर्क डन। Force is applied in the forward direction, in the is it clear? First step की positive work कब है, when force is applied in the forward direction, that time that work is said to be positive work done, that work is said to be positive work done. क्लियर है। अगर ये जो फोर्स है, अगर ये जो फोर्स है, मैंने आपको बताया है कि अगर मान लो डस्टर है, इसको मैं फोर्स लगा रहा हूं फ्रॉम दिस साइड, नाउ डस्टर इज मूविंग इन दैट साइड, फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड। बट अगर यही वाली फोर्स जो है, इंस्टेड ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाऊं तो
कैसे बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे होगा, मींस जो इधर से मैं इंस्टेड ऑफ पुशिंग, जब पुश है पुल में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए बेटे मैं आपको आई विल गो इनटू द डेप्थ ऑफ दिस लेसन, इस लेसन की बहुत गहराई में जाएंगे हम लोग। कोई भी ऐसा क्वेश्चन या कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जिसके बारे में आपका देयर विल नॉट बी एनी क्वेश्चन मार्क रिगार्डिंग, अगर वर्क और एनर्जी से कोई क्वेश्चन आता है, let it be any type of question, then you will be 100% you will be able to give reply. Let it be NCERT, let it be any competitive exam also. तो इसी लेवल पे अगर वर्क और एनर्जी से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको रिप्लाई कर पाएंगे, कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन आल्सो आई से, तो पॉजिटिव वर्क क्लियर है। अब देखिए क्या है कि अभी ये डस्टर है, इसको इंस्टेड ऑफ द फॉरवर्ड फोर्स लगाने की बजाय अगर मैं ये फोर्स बैकवर्ड लगाऊं तो मीन इंस्टेड ऑफ पुशिंग, अगर मैं उसको क्या करता है पुश करने की बजाय अगर मैं उसको पुल करूं तो मीन जो एफ है वो क्या है, इंस्टेड ऑफ ये नहीं होगा बट एफ क्या हो जाएगा इन दिस डायरेक्शन। नाउ एफ विल बिकम एज अ इन दिस मींस क्या होगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, फोर्स विल बी इन द force will be in the backward direction. Force will be in the backward direction. That time अगर फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा तो जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा कितना हो जाएगा, दैट टाइम थीटा विल बिकम एज 180 डिग्री। ये क्लियर है स्टूडेंट? जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स में डी होता है, कभी आप बड़े ध्यान से देखना कि जो डी बना होता है उसकी शेप इस प्रकार से रहता है स्टूडेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग कैसे रहता है, कुछ इसी टाइप से रहता है। यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स मेंशन रहते हैं, ऐसा है ऐसा है। बड़े आप देखिए आज जाकर आप देखना ज्योमेट्री बॉक्स में डी है उसमें एंगल कैसे मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पे लिखा रहेगा 0 डिग्री और इधर लिखा रहेगा 180 डिग्री। क्लियर है? जैसे हम क्लॉकवाइज ऐसे घूमकर ऐसे जाएंगे तो एंगल इंक्रीज हो जाएंगे, जैसे ऐसे जाएंगे फिर एंगल क्या बन जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। ठीक है? और यहाँ पे जो टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है कि हमारा जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, व्हेन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 0 डिग्री दैट टाइम इट इज अ पॉजिटिव वर्क डन, और जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो हमारा थीटा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री दैट टाइम W is equal to F into S into cos 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो क्या बन जाता है यहाँ पे W is equal to F into S into 1, it is equal to F into S and it is a positive work done। Is it clear student? अगर कोई भी जो क्वांटिटी दी रहती है उसके आगे कोई साइन नहीं लगाते, फॉर एग्जाम्पल एज इट इज यू नो इन द मैथमेटिक्स, अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पे 4 या 4x, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये 4 प्लस है, इसके आगे पॉजिटिव साइन है। ये क्लियर है? प्लस नहीं लिखते, इसलिए मैंने क्या किया, जैसे cos थीटा 0 है, 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की f इंटू s इंटू 1 क्या बन गया, w इज इक्वल टू f इंटू s, तो ये वर्क क्या हो गया, पॉजिटिव वर्क डन। इज इट क्लियर? नाउ नेगेटिव वर्क डन में मैंने आपको बताया थीटा बिकम्स द 180 डिग्री, तो जो cos 180 डिग्री है उसकी वैल्यू होती है -1। cos 180 की डिग्री कितनी होती है, -1। नाउ w इज इक्वल टू f इंटू s इंटू cos 180 डिग्री, और cos 180 की डिग्री जो वैल्यू कितनी है, cos 180 की डिग्री स्टूडेंट कितनी वैल्यू है, इट इज इक्वल टू -1। नाउ इट इज f इंटू s इंटू -1। किसी भी क्वांटिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम माइनस, तो क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू -f इंटू s। ये क्या बन गया हमारा, नेगेटिव वर्क डन। अभी आप कहेंगे सर एक एग्जांपल तो देके क्लियर करो ना कि नेगेटिव वर्क डन कब होगा।
देखिए स्टूडेंट, मैंने कल भी आपको बताया था, कल आपसे शेयर किया था, बैट्समैन ने हिट किया बॉल को, बॉल रोल करके जा रही है प्लेग्राउंड में और बैट्समैन सोच रहा है कि 4 रन के लिए बॉल चली गई। बट होता क्या है, उसने दौड़कर भी रन नहीं बनाए, खड़ा रहा, सोच रहा है कि 4 तो जा ही रहे हैं ना। बट अल्टीमेटली हुआ क्या, बाउंड्री लाइन से जस्ट 2 फीट पहले जाके बॉल रुक गई, अपने आप ही रुक गई। ना तो दौड़कर रन बनाए, ना 4 मिले। हो सकता है बॉल क्यों रुक गई, क्वेश्चन ये आता है, व्हाई द बॉल हैज स्टॉप। नाउ क्वेश्चन इज दिस, किसी ने रोका नहीं, किसी प्लेयर ने हाथ भी तो नहीं लगाया, टच भी नहीं किया, फिर जाके बॉल क्यों रुक गई, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे टेक्निकल और साइंटिफिक रीजन क्या है कि उसके ऊपर एक फोर्स लगी थी जो दिखाई तो नहीं दी है, एंड दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स। बॉल रन रोल कर रहा है और उसका सरफेस, ग्राउंड का सरफेस भी उसके कांटेक्ट में आ रहा है। आपने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या, इट इज अपोजिट फोर्स। स्टार्टिंग वर्ड क्या होता है, अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में है। अगर जो है ऑब्जेक्ट तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे जाना चाह रहा है और आप क्या करेंगे, वो क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। मींस अगर फोर्स जो है फॉरवर्ड फोर्स ऐसे है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है ऑलवेज इट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। मींस अगर ये F है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगी, -F। इज इट क्लियर? बहुत तेज व्हीकल चला जा रहा है, लेट इट बी बाइक और द कार, सडनली आगे कोई भी चीज आ जाती है, आप क्या करेंगे, इमीडिएटली विल अप्लाई द ब्रेक। ब्रेक अप्लाई करेंगे। ब्रेक जब अप्लाई करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, जो टायर है और रोड है, दोनों के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, तभी तो स्पीड कम हो जाती है। इंस्टेड ऑफ गोइंग नीडल फ्रॉम 0 to 100 की तरफ जाने की बजाय 100 से कहां पे आती है, वो 0 की तरफ आ जाती है, एंटी क्लॉकवाइज आ जाती है कि नहीं। इंस्टेड ऑफ क्लॉकवाइज क्या हो जाता है, क्लॉकवाइज की जगह क्या हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, तो उस समय क्या बन जाएगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स। और देखिए स्टूडेंट क्या है, मैंने आपको बताया कि जो W इज इक्वल टू F इंटू S इंटू क्या, यहाँ पे क्या है कि cos 180 डिग्री, इसकी वैल्यू -1 है। किसी भी चीज को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल इट विल बिकम एज अ माइनस F इंटू S। तो ये हमारा क्या आ गया, नेगेटिव वर्क डन। इज इट क्लियर? एनी स्टूडेंट इज हैविंग, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, सो आई विल क्लियर योर डाउट। क्लियर है यहाँ तक? अभी तक मैंने आपको बताया वर्क क्या है, पॉजिटिव वर्क क्या है, नेगेटिव वर्क क्या है। इज इट क्लियर? नाउ विल स्विच ऑन टू दी जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन, ठीक है, अभी हम जीरो वर्क डन की बात करेंगे। क्लियर है? जीरो वर्क डन, देखिए स्टूडेंट, जीरो वर्क डन कब होता है, जीरो वर्क डन तब हम कहते हैं व्हेन फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली। ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड पे पड़ा हुआ है और मैं फोर्स लगा रहा हूं 90 डिग्री पे। मैंने कल एग्जांपल दिया था आपको, फॉर एग्जांपल टेबल है, टेबल या इसकी ब्लॉक की बात करते हैं। अगर तो फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव वर्क हो जाएगा, नेगेटिव में है तो माइनस जो है नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। अगर मैं फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ, प्लीज आई एम अप्लाइंग द फोर्स परपेंडिकुलरली, तो डस्टर तो मूव ही नहीं करेगा। जैसे टेबल है, मान लो टेबल है, टेबल को मैं ऐसे कर रहा हूँ, फोर्स को लगा रहा हूँ, बट ये मूव नहीं कर रहा। कारण क्या है, क्योंकि मैं फोर्स क्या लगा रहा हूँ, फोर्स कैसे लगा रहा हूँ, 90 डिग्री पे। आई एम अप्लाइंग द फोर्स 90 डिग्री। मेरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, थीटा क्या है मेरे यहाँ पे, W इज इक्वल टू F इंटू S इंटू कॉस थीटा। जो थीटा की वैल्यू है वो क्या है, 90 डिग्री, F इंटू S इंटू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 0। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो क्या बन जाएगा, F इंटू S इंटू 0। किसी भी क्वांटिटी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा,
0, तो क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू F इंटू S इंटू 0, इट विल बिकम एज 0, मीन्स 0 वर्क डन। क्लियर है स्टूडेंट? पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, 0 वर्क डन। अभी बात आता है स्टूडेंट कि व्हाट आई, फिर एक एग्जांपल भी देते हैं, 0 वर्क डन का भी एग्जांपल है। मान लो पोर्टर है, पोर्टर क्या बोलते हैं, कुली को बोलते हैं। एक कुली है, आप रेलवे स्टेशन पे गए और कुली को बोला कि ये वाला लगेज है, इसको उठा लीजिएगा। उसने बेचारे ने लगेज को उठाया और सिर के ऊपर रख लिया। उसके बाद आपने उसको बोला नहीं कि हमको प्लेटफॉर्म, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है या बाहर हमारा व्हीकल खड़ा हुआ है, वहां तक लगेज को लेके चलो। वो सिर पे उसने लगेज को रखा हुआ है और 10 मिनट हो गए और उसके बाद वो आपसे पूछते हैं सर कहीं जाना है क्या? आप हो सकता है बाहर टैक्सी देखने के लिए गए होंगे, आपका टैक्सी या कुछ भी रीजन हो सकता है, वापिस आए, आपने उसको क्या बोला, जो कुली को क्या कहा, भैया हमको नहीं जाना, हमारा सामान यहीं पे रख लो दोबारा। 10 मिनट तक क्या किया हुआ था उसने, सिर पे बोझ को उठाकर रखा हुआ था। देखा जाए तो क्या उसको तो पसीना आ गया, क्योंकि उसने तो सिर पे बोझ उठाकर रखा है। रीजन क्या था स्टूडेंट? यहाँ पे देखिए क्या है, W इज इक्वल टू F इंटू S। उसने फोर्स तो लगाया है, जब लगेज को उठाया तो सिर पे रखा, फोर्स तो लगी है, बट अल्टीमेटली वो अपनी जगह से हिला नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, तो वर्क डन क्या हो गया, 0। बहुत सारे एग्जांपल है, फैन है, मूव कर रहा है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होती वहां पे 0 वर्क डन है। वहां पे क्या है, वहां पे क्या है, 0 वर्क डन है। क्योंकि रीजन क्या है कि जो लगेज है और उसकी बॉडी है सिर पे, फोर्स कैसे लग रही है, परपेंडिकुलरली। अगर मैं आपको बोलता हूँ दीवार को फोर्स लगाइए और उसके बाद 5 मिनट के बाद बोलता हूँ कि आपका वर्क डन क्या हुआ, आप कहेंगे सर हम तो थक गए, पर दीवार अपनी जगह से नहीं हिली, फोर्स तो लगी, बट क्या चीज है, जो डिस्प्लेसमेंट है ये नहीं हुआ। कोई भी देखो, तीनों चीजें हैं, W, F एंड S। फोर्स भी जरूरी है, फोर्स लगनी भी जरूरी है, और डिस्प्लेसमेंट भी। जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा ऑब्जेक्ट में, जब तक अपनी जगह से ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता, तब तक हम वर्क नहीं कह सकते कि वर्क हुआ है। क्लियर है? तो क्या क्या मैंने बताया आपको, वर्क की डेफिनेशन, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, 0 वर्क डन। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा यूनिट वर्क के क्या है, एंड व्हेन इट इज सेड टू बी एज अ 0 वर्क डन हम कब कहते हैं। देन वी विल स्विच ऑन टू दी एनर्जी क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट, as per the formula given is a W is equal to F into H। फोर्स के ऐसा यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन। अगर फोर्स जो है इट इज 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 मीटर है, W इज इक्वल टू F की जगह मैं 1 न्यूटन रख दूं और S की जगह 1 मीटर रख दूं, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 1 जूल। जूल इज द SI यूनिट ऑफ वर्क। जूल इज द SI यूनिट ऑफ वर्क। जूल इज द SI यूनिट ऑफ, J भी लिख देते हैं, वर्क इज द, मींस जूल इज द SI यूनिट ऑफ वर्क। क्वेश्चन आता है व्हेन द 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन, योर एनसीईआरटी क्वेश्चन, व्हेन द 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन। 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड 1 न्यूटन एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस 1 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, 1 मीटर, और फोर्स भी कितना लगना चाहिए, 1 न्यूटन। तो जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, 1 जूल। इज इट क्लियर? यस स्टूडेंट, नाउ विल स्विच ऑन टू दी एनर्जी टॉपिक और एक न्यूमेरिकल। इससे पहले मैं आपको बताता हूं, कल भी मैंने आपको कराया था, अगर फोर्स 100 न्यूटन है, अगर F की वैल्यू कितनी है, 100 न्यूटन, और डिस्टेंस जो है मूव किया है से 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर। यस, फर्स्ट स्टूडेंट प्लीज स्टैंड अप। फार्मूला है हमारे पास W इज इक्वल टू F इंटू S। F की वैल्यू 100 है और S की वैल्यू मींस डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है। वर्क डन कितना हो जाएगा बेटे, स्पीक लाउडली। यस, W is equal to 100 into 2, it is equal to 200
इज इट करेक्ट? कितना हो जाएगा? 200 जूल। प्लीज सिट डाउन। मुश्किल है? अगर ऐसा न्यूमेरिकल आता है, अगर ऐसे न्यूमेरिकल मान लो आ रहा है, वर्क डन दिया हुआ है, अगर इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से आपसे पूछूं, थोड़ा सा उसको मैनिपुलेट कर देता हूं कि जो वर्क डन दिया हुआ है 200 जूल है, और उसके बाद में जो फोर्स है वो 100 न्यूटन है, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 200 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? फोर्स की वैल्यू रख देंगे इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड डी इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 100, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मींस 3 वेरिएबल हैं। देयर आर 3 वेरिएबल डब्ल्यू, एफ एंड एस। 2 आपको मालूम है और उसके बाद थर्ड को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? यस स्टूडेंट्स, नाउ टुडेज देन we'll switch on to which is energy. The capacity of doing work. Energy क्या है? To do work. The capacity to do work is called energy. देखिए स्टूडेंट, ability to do work भी कह सकते हैं। The ability to do work is also called energy. ठीक है? The ability भी लिख सकते हैं, capacity भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। The ability और the capacity of doing work is called energy. अभी बात समझने वाली ये है कि capacity का मतलब क्या है और ability का मतलब क्या है। मान लो मैंने आपको, सपोज मैंने कार्तिक को बोला कि कार्तिक यस प्लीज आप जो है क्या ये काम कर सकते हो? तो आप बोलेगे नहीं सर मैं नहीं कर सकता, सर मैं नहीं, ये काम मेरे बस का नहीं। पुष्कर को अगर मैं कह रहा हूँ कि ये काम कर सकते हो, बोलेगा कि नहीं सर ये कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या था? जब कार्तिक कह रहा था कि ये नहीं सर मेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका मतलब ही इज नॉट हैविंग कैपेसिटी ऑफ डूइंग दिस, या एबिलिटी नहीं है। और अगर थोड़ी देर के बाद बोले सर मैं सोच के बताता हूँ, सर मेरे को टाइम दो, एकदम मैं नहीं बताऊंगा, सोचूंगा कि मैं इसको कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और थोड़ी देर के बाद ये हैंड रेज करता है कार्तिक और कहता है कि सर यस आई कैन डू इट, इसका मतलब उसके पास क्या है? ही इज हैविंग एबिलिटी और द कैपेसिटी टू डू दिस वर्क। इसका मतलब उसके पास क्या थी? पता नहीं कहां से आ गई है। क्या एनर्जी कहां से आ गई? उसने सोचा, पता नहीं वो कैसे मोटिवेट हो गया, सोचा भी ये काम तो मैं कर सकता हूं, और अंदर से एकदम उसको क्या मिली? एनर्जी मिली। एनर्जी क्या करते हैं? देखो क्या है, एनर्जी जो है वो एक हिडन है। आप सभी के अंदर एनर्जी है ना? पर कोई उस एनर्जी को सही तरह से यूटिलाइज करता है और कोई उस एनर्जी को सही तरह से यूटिलाइज नहीं करता। आप एज इट इज यहाँ पे क्लास के अंदर हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट यू आर यूटिलाइज, आप घर से चलकर यहाँ पे आए, ठीक है? अल्टीमेटली देन इसका मतलब क्या है कि energy, everybody is having the energy, but it depends on the person to person how to utilize the energy. We can utilize our energy in the different ways, different forms. कर सकते हैं कि नहीं? तो एनर्जी की क्या डेफिनेशन है? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड टू डू वर्क, ऑफ डूइंग वर्क भी कह सकते हैं। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और देखिए क्या है, क्योंकि ये वर्क से रिलेटेड है, इसका मतलब एनर्जी के यूनिट भी क्या है? एनर्जी के यूनिट भी क्या है? जूल्स। जो वर्क के यूनिट है सेम यूनिट क्या है? सेम यूनिट क्या है? जो वर्क के यूनिट है वही सेम यूनिट किसके हैं? एनर्जी के भी यूनिट्स हैं। क्लियर है? नाउ स्टूडेंट्स, एनर्जी कैन, एक देखिए कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, जो बाद में आपका मैथमेटिकली डेरिवेशन भी मैं कराऊंगा। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? विच कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, but we can convert the energy from one form to another. कैसे? क्वेश्चन आता है कि सर रीजन बताओ। मैंने आपसे पहले भी लेसन स्टार्ट करने से पहले
आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे, क्यों, कब, कहां, कैसे, हाउ, वट एवर द क्वेश्चन आर योर इन योर माइंड, कि सर यहाँ ये बताओ कि सर ऐसा क्यों है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन गिव आंसर ऑफ योर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, कोशिश मेरी रहेगी कि आपका कोई भी आपका डाउट ऐसा ना हो जो मैं क्लियर ना करूं, सारे डाउट आपकी कोशिश रहेगी क्लियर हो जाए। देखिए क्या है, अभी बात करते हैं कि मैंने in front of you, this is my sound energy, and if I am using the mic, अगर मैं माइक को यूज करता हूं तो my sound energy is converted into electric energy by using the microphone। अगर मैं माइक को यूज करता हूं तो जो साउंड एनर्जी है, साउंड एनर्जी into the electric energy। इज इट क्लियर? माइक ने क्या, जो मेरी साउंड एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, और अल्टीमेटली फिर बाद में जाके इधर क्या है, मेरे पास वायर में जा रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी, और फिर जो लाउड स्पीकर है, बाद में क्या है, लाउड स्पीकर है, उन्होंने क्या कर दिया, लाउड स्पीकर ने क्या कर दिया, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, दोबारा से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। थोड़ा एम्पलीफायर भी यूज कर सकते हैं हम। एम्पलीफायर क्या होता है कि उस साउंड एनर्जी को थोड़ा सा राइज कर देता है, बट अल्टीमेटली हमें देखते हैं कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आपकी इसी बुक्स के अंदर आप काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी पढ़ेंगे और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी पढ़ेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, बात करते हैं, उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी की एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आल्सो। देखिए क्या है स्टूडेंट्स, एनर्जी की डेफिनेशन मैंने बताई, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, और एनर्जी के यूनिट क्या है, दैट इज द जूल्स। देखिए अगर मैं बात करता हूं 1 किलो जूल्स, 1 किलो जूल, 1 किलो जूल का मतलब क्या है स्टूडेंट, इट इज इक्वल टू 1000 जूल। इज इट क्लियर? 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। अगर मैं कहता हूं कि 1 मेगा जूल, 1 मेगा जूल्स, इट इज 10 रेज टू पावर 6 जूल। इज इट क्लियर? मेगा का मतलब क्या है, 10 रेज टू पावर 6 जूल। ये तो बड़े यूनिट थे, ये क्या थे, बिगर यूनिट थे एनर्जी के, बिगर यूनिट थे, ठीक है, बिग यूनिट थे एनर्जी के। और अगर स्मॉल यूनिट की बात किया जाए, स्मॉल यूनिट की अगर बात किया जाए, अगर मैं कहता हूं कि 1 मिली जूल, 1 मिली जूल का मतलब क्या है, 1 मिली जूल ऑफ एनर्जी, इट इज 10 रेज़्ड टू पावर -3। और अगर मैं बात करता हूं 1 माइक्रो जूल, तो उसको क्या करेंगे, 10 की पावर -6। इज इट क्लियर? 10 की पावर -6 क्या है, इट इज अ माइक्रो जूल, और 10 रेज़्ड टू पावर -3 इट इज अ मिली जूल। तो है यहाँ पे क्या, देखिए 10 की पावर 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, ये किलो जूल हो जाएगा, और अल्टीमेटली यहाँ पे मेगा में क्या हो जाएगा, 10 रेज़्ड टू पावर 6। इज इट क्लियर? बिगर और स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी। नाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की। मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। नाउ आई विल राइट डाउन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। Different forms of energy. Yes student, number 1 आपका है मैकेनिकल एनर्जी, नंबर 2 आपका आ गया थर्मल एनर्जी, नंबर 3 इट इज अ लाइट एनर्जी, नंबर 4 केमिकल एनर्जी,
नंबर 5 न्यूक्लियर एनर्जी। और भी आ सकता है, साउंड एनर्जी भी लिख सकते हैं। साउंड एनर्जी भी आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। ठीक है, पहले मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं। देखो मैकेनिकल एनर्जी जो हम पढ़ेंगे, मैकेनिकल एनर्जी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, दो टाइप की एनर्जी पढ़ेंगे। एक काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और एक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या है? द एनर्जी विच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। द एनर्जी विच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी विच इज ड्यू टू द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, पोटेंशियल की स्पेलिंग किससे स्टार्ट है? पी से स्टार्ट है, और पोजीशन की स्पेलिंग भी पी से स्टार्ट है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी विच इज रिलेटेड टू दी पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन के हिसाब से आता है। थर्मल एनर्जी, एज इट इज यू नो दैट थर्मल एनर्जी में क्या आता है कि कुछ जो है, थर्मल का मतलब होता है रिलेटेड टू हीट एनर्जी। जहां पे जो सोर्स है, हम कोल को यूज करते हैं, बर्न करते हैं, हीट को प्रोड्यूस करते हैं। आपके नियर बाई, near to Garonda, there is a thermal power plant is there, where electricity is generated as a source, heat से हम कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद में लाइट एनर्जी, एज इट इज आपको देखते हैं लाइट। एक बार मेरे से क्वेश्चन पूछा था किसी स्टूडेंट ने कि सर लाइट और इलेक्ट्रिसिटी में क्या अंतर है? दोनों एक जैसे लगते हैं ना, लाइट भी कुछ कह देते हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। क्वेश्चन उसका जेन्युइन था और मैंने उसको बोला सर आप बताओ इसको। मैंने बोला यस वेरी वेल आई विल एक्सप्लेन। बोले डाउट हो गया मेरे को ना कि सर लाइट, कुछ तो लाइट कह देते हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी कह देते हैं। मैंने बोला यस, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन लाइट एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। मैं आपको वही बात आज आपसे शेयर कर रहा हूँ, उसका आंसर, क्योंकि आपके दिमाग में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने पहले आपको कहा था कि योर ऑल द डाउट्स विल बी क्लियर। देखिए पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है कि जितने भी आपके घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, कुछ भी हो सकता है, मिक्सर ग्राइंडर भी हो सकता है, टीवी भी हो सकता है, फ्रिज भी हो सकता है, माइक्रो ओवन भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है, ये फैन भी है, आप बैठे फैन है, ट्यूबलाइट है। दीज ऑल आर नोन एज दी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करने के लिए चाहिए उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी। बात क्लियर है? द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर है? और उसके बाद में अगर मेरे पास यहाँ पे बल्ब या ट्यूबलाइट है, उसने बल्ब ने क्या कर दिया, देखो बल्ब लगा हुआ है या ट्यूबलाइट लगी हुई है, उसके बाद में जब तक इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं आएगी, क्या बल्ब या जो है वो ट्यूबलाइट जले, मींस वो लाइट नहीं देगी ना, आपको ब्राइटनेस नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है? उसने क्या किया, बल्ब ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया? रूम है, रूम के अंदर बहुत डार्क है, अंधेरा है, आप बाहर से आए, सबसे पहले आप क्या करेंगे? बटन को स्विच ऑन करेंगे, और गलती से अगर लाइट नहीं है, अगर मान लो करंट ही नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं है, कनेक्शन ही काटा हुआ किसी ने, तो आपको लाइट एनर्जी, आप बल्ब ऑन होगा? नो। तो लाइट एनर्जी क्या है? द एनर्जी विच दैट द सोर्स, मींस बल्ब या ट्यूबलाइट जो है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? लाइट एनर्जी। विच इज द लाइट एनर्जी इज दैट एनर्जी विच एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट, which enable us to see the object। क्या बोलेंगे इसको? लाइट एनर्जी। और इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी विच इज रन टू रन दी फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करने के लिए चाहिए वो क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। और जो बल्ब है, जिसको कारण से हम क्या करते हैं कि वी आर, विच मेक्स अस विजिबल, ठीक है, विच मेक्स अस विजिबल, दैट इज अ लाइट एनर्जी।
क्लियर है? और आप पढ़ते हैं जो सन से हमको क्या मिलता है, लाइट मिल रही है। लाइट इसलिए ताकि आप क्या करते हैं, यू आर एबल टू सी। और अल्टीमेटली क्या, सोलर एनर्जी के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। द एनर्जी विच विल गेट फ्रॉम द सन, दैट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। बात करते हैं केमिकल एनर्जी, द एनर्जी विच विल यू विल गेट फ्रॉम द एटम्स एंड मॉलिक्यूल, केमिकल से केमिकल एनर्जी है। जैसे सेल है, पेंसिल सेल, या आपका जो आपका घड़ी के अंदर जो सेल डालते हैं, क्लॉक के अंदर सेल है, पेंसिल सेल है, उसके अंदर केमिकल ही तो भरा हुआ है। बैटरी के अंदर क्या है, एसिड वगैरह भरा हुआ है, केमिकल है। केमिकल न्यूक्लियर एनर्जी, जहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, यूरेनियम वगैरह यूज करके हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी है। उसके बाद में साउंड एनर्जी मैं बोल रहा हूँ आपको, दैट इज आल्सो साउंड एनर्जी। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी विच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी विच इज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कल हम मैथमेटिकली डेरिवेशन करेंगे काइनेटिक एनर्जी का, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। ये कल मैं दोनों फार्मूले जो नेक्स्ट लेक्चर आई विल जस्ट हाउ टू okay. If you are having any doubt, please you can raise your hands, you can clear your doubt. किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है, प्लीज यू कैन रेज एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ा है वर्क के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में, ठीक है। और एनर्जी का मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया, एनर्जी के बारे में, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन आपको मालूम हो गई। डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे, आप पढ़ के आना इसको, ठीक है। मैकेनिकल इसलिए इसको कहते हैं कि क्योंकि मोशन में, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो मोशन का होगा तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, इसीलिए इसको